तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके साथ साथ सिंथेसिस रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेज ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन का आज हम इस लेक्चर में पूरे चीज़ कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या है, नाम में ही ये पोली का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन 3 वर्ड से मिला है ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पोली का मतलब होता है मेनी, न्यूक्लियर का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग या हम रिंग बोल सकते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम एक बेंजीन देखते हैं। ये बेंजीन हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर बेंजीन का। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। तो ये क्या है, और एक ही रिंग है तो इसमें मोनो हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, मोनो न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अगर इसमें हम एक और रिंग जोड़ दें, अगर हम इसमें एक और रिंग जोड़ दें तो ये क्या हो गया, पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एक रिंग से ज़्यादा है। अगर एक होता है तो मोनो न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, और एक से ज़्यादा है तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ये दो रिंग को हम क्या नाम देंगे, नेप्थलीन। अगर इसमें एक और रिंग हम अगर जोड़ देती इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे एंथ्रासीन। ठीक है, अगर हम इसको अपर साइड में ऐड करें तो देखिए सेम लाइन में था, इसको नाम हो गया एंथ्रासीन। अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन में ऐड ना करके हम इसको अगर अपर साइड में ऐड करते तो इसका नाम हो जाता है फिनांथेरिन। अब देखिए ये क्या है, ये सेम इसका क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में था। अब इसका ऊपर साइड में अगर हम अपर साइड में हम इस बेंजीन के साथ सेकेंड बेंजीन के साथ अगर ऐड करते हैं तो इसका क्या है, देखो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर से, स्ट्रक्चरल आइसोमर है एंथ्रासीन का ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक है, अब देखिए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एक न्यूक्लियस से ज़्यादा हो गया हाइड्रोकार्बन बना हुआ कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्यूज होता है, एक होता है आइसोलेटेड। ये एक देखिए एक फ्यूज रिंग हाइड्रोकार्बन हो गया और एक हो गया आइसोलेटेड रिंग हाइड्रोकार्बन। फ्यूज का मतलब देखिए दोनों जो अगर दोनों एरोमेटिक रिंग एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, दोनों एरोमेटिक रिंग एक के साथ दोनों कनेक्टेड है, एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज। यानी कि इसमें दो कार्बन शेयर होता है दोनों एरोमेटिक रिंग के साथ। ये दो स्ट्रक्चर वाला हो गया नेप्थलीन, ये एंथ्रासीन और फिनांथेरिन का एक ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक ये होता है। ठीक है, आइसोलेटेड रिंग हाइड्रोकार्बन यानी कि दोनों एरोमेटिक रिंग अलग होके अटैच हुआ होता है, अलग अलग होके अटैच हुआ होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया डाइफिनाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब होता है एक से वो दूसरा अलग हो जाना। जैसे कि कोई बच्चा होता है और उसको आइसोलेशन में रख देता है, यानी कि उसको मम्मी से अलग कर देता है कि स्पेशल कंडीशन में वो सेफ रहे इसलिए। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग कर देना, जैसे कि डाइफिनाइल हो गया। अब इधर है डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन। ये दोनों हमारा डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन हमारा सिलेबस में दिया गया है। डाइफिनाइल मीथेन और ये ट्राइफिनाइल मीथेन ये दोनों सिलेबस में दिया गया है। अब हम समझते हैं नोमेनक्लेचर हम समझते हैं। देखिए नेप्थलीन का नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो फ्यूज रिंग है, फ्यूज रिंग यानी कि दोनों ये दो कार्बन जो है ये दोनों के साथ जो शेयर में है वो काउंट नहीं होता है। तो चलो इसको हम नेमिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8, जिसको हम क्या नाम देंगे, 2,5 डाईमिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, ये हो गया आपका नेमिंग, आईपी की नेमिंग। और कॉमन सिस्टम में इसको कैसे नेमिंग किया जाता है, देखिए ये जो शेयर कार्बन है दोनों बेंजीन के रिंग के साथ, उसका एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जितना भी नज़दीक का कार्बन होगा ना उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे दूर का कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन या बीटा पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए ये एक पोजीशन होगा, ये 2 ये 3 ये इस साइड 4 ये 5 6 7 8। तो देखिए 1 4 5 8, 1 4 5 8 पोजीशन को हम लोग अल्फा पोजीशन बोलेंगे और 2 3 6 7 पोजीशन को हम बीटा पोजीशन बोलेंगे। अब नेमिंग देखते हैं तो ये देखिए अल्फा पोजीशन में है, एक पोजीशन में यानी कि अल्फा पोजीशन में है तो अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन। ये भी अल्फा पोजीशन में तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा नेप्थोल। और ये बीटा पोजीशन में तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा नेप्थाइलेमाइन माइन। ठीक है, ये हो गया आपका आईपीक नेमिंग और कॉमन नेमिंग। अब इसका हम रेजोनेंस समझते हैं। रेजोनेंस कैसे करके होता है।
तो देखिए पहले हम इसको 12 में दिखा देते हैं रेजोनेंस कैसे टाइप के होते हैं। इसका रेजोनेंस 3 रेजोनेंस नैप्थेलीन का 3 रेजोनेंस पॉसिबल होता है, एक नंबर में 2 और ये 3 और ये लास्ट में अगर रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या होता है रेजोनेंस में, ये जो बोन है ना, बोन मूवमेंट करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो पाई बोन है, ये पाई बोन और उसके साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका मूवमेंट होता है। अब ये कैसे क्लॉकवाइज में मूवमेंट होता है, जैसे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम देखते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे करके होता है। देखिए ये जो है ये बोन गया इधर और ये बोन इधर और ये बोन इधर, एक स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा और ये सेकेंड स्ट्रक्चर का कुछ भी चेंज नहीं होगा फर्स्ट रेजोनेंस में। और उसको देखिए ये बोन यहाँ गया और ये बोन यहाँ गया और ये बोन यहाँ गया, ये बोन यहाँ आया, यानी कि ये बोन यहाँ आया, ये हो गया। और सेकेंड स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही है। और सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो बोन है ये बोन जाएगा इधर, तो ये बोन सब एक एक शिफ्ट करेगा, एक एक आगे जाएगा, ये बोन इधर, ये बोन और ये बोन इधर, ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया। तो देखिए ये बोन अगर इधर गया तो ये इधर आ गया, ये इधर तो इस साइड, और ये जो है इधर आ गया तो ये इस साइड, और यहाँ बच गया ये, और ये जो है ये आगे गया तो ये इधर, और ये इधर आया तो इस साइड। ये हो गया 3 रेजोनेंस लास्ट में, यानी कि डीलोकलाइजेशन हुआ, तो हम इसको डर डर से दिखा दिए, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी जो होता है नैप्थेलीन का 61 यानी 61 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जबकि बेंजीन का 36 होता है, यानी कि नैप्थेलीन का रेजोनेंस एनर्जी तो कम है। अब बोलेंगे कि देखने में तो ये ज़्यादा है, मगर कि हम कम कैसे बोल रहा हूँ मैं। देखिए एक बेंजीन का अगर रेजोनेंस एनर्जी 36 है, तो इसमें नैप्थेलीन में क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग होता है। नैप्थेलीन में तो 2 बेंजीन रिंग होता है, यानी कि इसका तो 2 गुना होना चाहिए, यानी कि इसका तो 72 होना, तो इसका तो 72 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है इसलिए इसका 36 है, तो 2 स्ट्रक्चर है तो 2 गुना होना चाहिए। मगर इसका क्या है, इधर हम देखें तो इसका 61 किलो कैलोरी पर मोल है, यानी कि नैप्थेलीन का 61 है, यानी कि इसका बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी से नैप्थेलीन का रेजोनेंस एनर्जी कम है। अगर रेजोनेंस एनर्जी कम होता है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी जितना रेजोनेंस एनर्जी अगर कम है तो उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, जितना रेजोनेंस एनर्जी कम होता है उतना ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए नैप्थेलीन जो है बेंजीन के तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलीन में देखते हैं हावर्थ सिंथेसिस। हावर्थ सिंथेसिस में क्या होता है, ये हावर्थ साइंटिस्ट ने दिया है 1932 में, इसलिए इसको नाम बोला गया है हावर्थ सिंथेसिस। स्टेप 5 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, देखिए फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन, यानी कि जो बेंजीन है, बेंजीन में एक सक्सिनिक एनहाइड्राइड AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, यानी कि हम इधर AlCl3 FeCl3 कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो ये इसमें रिएक्ट करते हैं तो ये देता है बीटा बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड, जिसको हम 3 बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड बोलते हैं। ये कैसे करके होता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन बेंजीन की रिंग में डायरेक्ट जाके, ये जो कार्बन है ये बेंजीन के रिंग में डायरेक्ट जाके अटैच हो जाएगा, और यहाँ अटैच होने के कारण से इधर का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस नीचे में, यानी कि ये कार्बन के साथ COO है, ये कार्बन इधर का हाइड्रोजन जो है एक आ जाएगा और इधर बन जाएगा COOH, जैसे कि AlCl3, तो ये दे देगा आपका। और ये देखिए ये C बॉन्ड से अटैच होगा, ये C डबल बॉन्ड O CH2 और इधर COO था, ये COO था, और इधर का एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच होगा, ये हो गया आपका बीटा बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड। अभी इसको बीटा बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड क्यों नाम दिया है, आपको IUPAC नेमिंग में पता होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से नेमिंग स्टार्ट होता है। हम इसको नंबर 1 देते हैं, 2 और ये 3 देते हैं, और ये 3 नंबर पे क्या है, बेंजोइल ग्रुप है। बेंजोइल ग्रुप मतलब देखिए ये जो है हम इसको क्या बोलते थे, COOCl, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते थे बेंजोइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते थे, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसमें ये जो है ये ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल बोलेंगे, ठीक है ना, इसको बोला है बेंजोइल। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर बेंजीन जो है ये क्या, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए इस कार्बन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का साइड के कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, उसके आगे कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, तो बीटा ग्रुप पे, तो इसीलिए क्या है बीटा बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड, क्योंकि मीट ईट प्रोप 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और कार्बोजाइलिक एसिड है इसलिए आयोनिक एसिड, बीटा बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, या इसको हम 3 बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड, या इस 3 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है तो इसको हम 3 बेंजोइल प्रोपायोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर स्टेप में होगा क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन का नाम क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तब देखते हैं रिडक्शन, यानी कि जिंक एमालगम HCl के प्रेजेंस में अगर रिडक्ट करता है तो इधर का ये जो कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन लगा है वो रिमूव होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जाके ऐड होगा,
तो ये यहाँ से हट के यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये हो गया गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड। इसको हम गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड क्यों बोले हैं, तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का साइड का कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसका आगे का कार्बन बीटा, और ये हो गया गामा। और गामा पे ये फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल क्या काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट है। आईपी की नेमिंग देखिए सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये क्या है, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है। OH भी कभी कभार करता है। ये हो गया इपोक्सी ऐसे करके। तो फिनाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम कर रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि गामा, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि फिनाइल। और इधर क्या है, ये कार्बन का संख्या क्या है, 4 है, इसलिए ब्यूटारिक एसिड, ठीक है ना, गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड, या हम इसको 4 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड, क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड इसलिए ओइक आ जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड बोल सकते हैं। ये हो गया क्लीमेंसन रिएक्शन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, रिंग क्लोजर रिएक्शन, यानी कि रिंग क्लोज हो जाना। तो ये जो अभी 2 स्टेप में बना था गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड, वो क्या करेगा, रिंग को क्लोज करेगा, यानी कि वहाँ का एक OH जो है, OH और रिंग का एक हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन बना के वाटर बना देगा और यहाँ दे देगा आपको अल्फा टेट्रालोन। अब 4 में फिर से क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। इसमें अल्फा टेट्रालोन फिर से जिंक एमालगम के साथ रिएक्ट करके देता है टेट्रालिन, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन हट के फिर से इधर आ जाता है हाइड्रोजन, इधर आ जाता है हाइड्रोजन और ये बन जाता है अल्फा टेट्रालिन, ठीक है। और 5 नंबर स्टेप में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि जो टेट्रालिन जो है वो रिड्यूस होता है सेलेनियम और प्लेटियम के प्रेजेंस में और देता है नेप्थलीन, टेट्रालिन है। अब इसको हम रिडक्शन करेंगे, यानी कि हम इधर एक बोन चाहिए तो इधर का एक हाइड्रोजन और इधर का हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो ये दे देगा, देखिए इधर का बोन अगर हम निकालेंगे, इधर का और इधर का हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये होगा ये CH, ये हो गया CH, और इधर का हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हो गया CH और ये हो गया CH। इधर आ गया आपका डबल बोन, इधर आ गया सिंगल बोन, इधर आ गया डबल बोन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया नेप्थलीन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये यहाँ निकालेंगे तो यहाँ एक डबल बोन आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ एक डबल बोन आ जाएगा, तो ये हो गया नेप्थलीन, रिडक्शन हो रहा है। तो हमने समझ लिए सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन 5 स्टेप में होता है। एक स्टेप नंबर 1 में फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन, सेकंड स्टेप में क्लीमेंसन रिडक्शन, थर्ड स्टेप में रिंग क्लोजर रिएक्शन, और फोर्थ स्टेप में क्लीमेंसन रिडक्शन, और फिफ्थ स्टेप में जाके क्या होता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, और फाइनली हमारा नेप्थलीन बन जाता है। ये दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करके होता है। ये पेट्रोलियम के साथ अगर हम पेट्रोलियम को कॉपर में पास करेंगे 680 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, तो ये देगा नेप्थलीन और देगा एक मिथाइल नेप्थलीन। और हम इसको फिर से हम अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं, फिनाइल नेप्थलीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर प्रेशर में, तो ये देता है नेप्थलीन। ये दूसरा प्रिपरेशन हो गया। थर्ड नंबर प्रिपरेशन में देखते हैं 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड, यानी जिसको हम फिटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, देखिए ये 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड हम क्यों बोले, हम पहले ही मैंने समझा दिया है। ये जो बेंजीन रिंग है, ये फिनाइल के रूप में यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है, और इधर कार्बोजाइलिक एसिड है, तो ये नेमिंग इधर इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से नेमिंग होगा 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। तो 4 नंबर पे क्या है, फिनाइल ग्रुप, इसलिए 4 फिनाइल, और कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट मीथ ईथ प्रो ब्यूट हो गया ब्यूट। और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इन, और कार्बोजाइलिक एसिड है ओइक एसिड, यानी कि 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड, ये हो गया। यानी कि ये जो है नेमी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये देगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट, यानी कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन और है जो कि दिखाई नहीं गया है मगर होता है, तो ये, और इसका होगा रीअरेंजमेंट, यानी कि रीअरेंजमेंट में ये आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन बना देगा अल्फा निप्थोल, और उस अल्फा निप्थोल को हम डिस्टिलेशन करेंगे। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये जिंक जो है ऑक्सीजन को, डिस्टिलेशन में क्या होगा, डिस्टिलेशन में क्या होगा, ये जो जिंक है अगर डिस्टिलेशन करते हैं, ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन को लेके जिंक ऑक्साइड बना देगा, और उसके साथ साथ ये बोलते हैं ये बना देगा नाफ्थलीन और जिंक ऑक्साइड। ये हो गया आपका 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड से हो गया थर्ड नंबर प्रिपरेशन। अब देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन, देखते हैं फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूट 1 ENA। ये क्या होता है, नेमिंग है, फिर से वही नेमिंग है, यानी कि IP की नेमिंग है, तो इधर से नेमिंग होगा 1 2 3 4, तो ये आ गया 4 नंबर फिनाइल ग्रुप। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूट 1 नंबर
कार्बन पे डबल बॉन्ड है यानी कि 1 ENE। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम इसको 4 फिनाइल ब्यूट 1 ENE को हम कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पास करेंगे, रेट में हम इसको पास करेंगे तो ये दे देगा नेप्थलीन और हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जस्ट रिमूव होगा और इधर देखिए ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये डायरेक्ट जाके अटैच हो जाएगा, ये डायरेक्ट जाके अटैच हो जाएगा और आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया नेप्थलीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, नेप्थलीन जो है कलरलेस सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 80.2 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 217.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेप्थलीन इंसोल्यूबल होता है वाटर में, मॉडरेटली सोल्यूबल होता है अल्कोहल, वेरी सोल्यूबल होता है ईथर और बेंजीन में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, बेंजीन जो था वो 3 टाइप का रिएक्शन देता था, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देता था और एडिशन रिएक्शन देता था और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था। ये जो बेंजीन जो था ये 3 टाइप का रिएक्शन देता था और इसका ही तो डेरिवेटिव है नेप्थलीन। ये इसमें एक बेंजीन था और इसमें एक 2 बेंजीन है, तो ये 2 बेंजीन है तो वो इस सेम ही रिएक्शन देगा, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देगा, एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो हम पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पहले देखते हैं इसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। ये देखिए नेप्थलीन जो है, नेप्थलीन रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो ये दे देगा पैथालिक एसिड। अगर वही KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा ये दे देगा पैथालोनिक एसिड, यानी कि इसमें एक केटोनिक ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये हो गया पैथालोनिक एसिड। और ये जो नेप्थलीन है, नेप्थलीन को अगर हम ओजोनलाइसिस करेंगे जिंक और वाटर के प्रेजेंस में तो ये दे देगा पैथल्डिहाइड। अगर 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप है और तो ये हो गया पैथल्डिहाइड। अगर ये 2 कार्बोजाइलिक एसिड होता तो ये हो जाता पैथालिक एसिड। अगर फिर से हम इसको हम एयर में अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये दे देगा पैथालिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब देखिए ये जो बना था पैथालिक एसिड, ये जो बना था पैथालिक एसिड में से ये जो बना था पैथालिक एसिड, ये पैथालिक एसिड में से क्या होगा, बस वाटर निकल जाएगा। ये पैथालिक एसिड जो है COOH और COOH जो है इसमें से क्या होगा, एक वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के साथ साथ ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये OO, ये हो गया क्या, पैथालिक एनहाइड्राइड। बस इसमें से वाटर निकल, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वाटर निकलना, तो ये हो गया पैथालिक एनहाइड्राइड। ये 4 नंबर में अगर नेप्थलीन अगर एयर के साथ साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में अगर हीट होता है तो पैथालिक एनहाइड्राइड दे देता है। ये हो गया इसका 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया है, राइट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन, तो इसलिए मैं 5 रिएक्शन इसे दिखा दिए, इसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ नेप्थलीन का रिडक्शन देखते हैं कैसे होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हम अगर ऐड करते हैं इसको बोलते हैं रिडक्शन, और साथ साथ ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसको भी रिडक्शन बोला जाता है। तो ये देखिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन के साथ ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा और आ जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा, टेट्रालीन दे देगा। अगर हम फिर से इसको रिडक्शन करेंगे तो ये देगा डेकालाइन। रिडक्शन मतलब इधर का जो है बॉन्ड वो बॉन्ड हट जाएगा और इधर आ जाएगा एडिशन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये दे देगा टेट्रालीन और उसको फिर से हम अगर रिडक्शन करते ये देता है डेकालीन। अगर हम इसको वही जो नेप्थलीन है हम वो नेप्थलीन को हम क्या करेंगे, प्लाटिनम के प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन करेंगे तो ये दे देगा डेकालीन। इधर क्या है 10 हाइड्रोजन हो गया, ये सारा डबल बॉन्ड जो है ये बॉन्ड, ये जितना भी डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड निकल जाएगा और ये दे देगा डेकालीन, यानी कि ये डेकालीन में क्या होता है, ये जो डेकालीन में क्या होता है, इधर हाइड्रोजन 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 और इस पे भी एक हाइड्रोजन और इस पे भी एक हाइड्रोजन, ये हो गया क्या, डेकालीन हो गया। तो इसमें क्या होता है, जितना भी डबल बॉन्ड था वो सब निकल जाएगा और ये दे देगा डेकालीन। अगर फिर से हम अगर नेप्थलीन को सोडियम के साथ आइसोपेंटानोल के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करेंगे तो ये दे देगा टेट्रालीन। हाइड्रोजन और निकल के भी प्रेजेंस में करता तो इधर टेट्रालीन, इधर भी टेट्रालीन देगा। और उसी हम अगर नेप्थलीन को अगर हम रिडक्शन करते हैं सोडियम और इथानोल के प्रेजेंस में तो ये देगा 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थलीन। इसको नाम ऐसे करके क्यों दिया गया है, देखिए ये जो है इसको नाम दिया गया है 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थलीन। इसको हम नेमिंग करेंगे तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना पोजीशन पर, देखिए ये 1 पोजीशन पे ये सिंगल कार्बन है, 1 पोजीशन पे सिंगल कार्बन है और ये 4 पोजीशन पे सिंगल कार्बन है। अगर सिंगल कार्बन तो इधर कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। अगर सिंगल कार्बन है तो इधर 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे एक इसके साथ बॉन्ड है, एक इसके साथ और ये इसके साथ और एक इसके साथ, ये 1, 2, 3, 4, यानी कि इस पर कोई वो नहीं, इस पर भी 2 हाइड्रोजन होगा। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थलीन।
कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, इस कार्बन पे एक दो ही है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ होगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 1,4 डाईहाइड्रोनैप्थलीन। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन ऑफ नैप्थलीन। अब हम पढ़ते एडिशन ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन में एडिशन रिएक्शन देखते हैं। नैप्थलीन में क्या होगा, अगर हम कोई भी हैलोजन ग्रुप ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, ये सबसे पहले देगा 1,4 डाई हैलो एडिशन प्रोडक्ट देगा, 2 हाइलोजन ग्रुप जाके अटैच होगा। फिर से अगर हम इसको हैलोजिनेशन करेंगे तो ये 4 हाइलोजन ग्रुप जाके अटैच होगा और इसको हम नाम देंगे 1 2 3 4 टेट्रा हैलो एडिशन प्रोडक्ट। अगर एक एग्जांपल में समझते हैं, अगर नैप्थलीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये देता है 1,4 डाईब्रोमो नैप्थलीन। अगर फिर से इसको हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, Br2 ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये देगा 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमो नैप्थलीन। इसको नेमिंग में यानी कि ये 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पे है 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमो नैप्थलीन। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैच होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये देखिए, ये 2 टाइप के प्रोडक्ट देगा, एक देगा अल्फा प्रोडक्ट, दूसरा देगा बीटा प्रोडक्ट। मगर जो अल्फा प्रोडक्ट होगा वो जब भी प्रीडोमिनेट्स करेगा, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा बीटा प्रोडक्ट की तुलना में। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में यानी कि ये जो ये 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तीसरा स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन रिमूवल होता है और हम लोग का अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट देता है। 3 स्टेप में होता है ये जो है, ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप नंबर 1 हो गया। और दूसरा स्टेप में कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। तीसरा स्टेप में प्रोटॉन को एलिमिनेट करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये हो गया। अब 1 नंबर में हम इसका देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, ये जो नैप्थलीन है, नैप्थलीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये CCl4 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो ये देगा अल्फा ब्रोमो नैप्थलीन। दूसरा नाइट्रेशन और इसका जो मैकेनिज्म जो है बेंजीन के जैसा ही मैकेनिज्म होगा, क्योंकि ये 2 बेंजीन रिंग ज्वाइन होकर बना है, तो इसका मैकेनिज्म जो है हम वहाँ पर बेंजीन में पढ़ेंगे। और नाइट्रेशन में क्या होगा, कौन नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में 50 डिग्री सेल्सियस पे 50 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करके ये देगा अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन और वाटर। सल्फोनेशन में अगर हम ये नैप्थलीन को 40 डिग्री सेल्सियस में अगर रिएक्ट करता है तो ये देगा अल्फा सल्फोनिक एसिड, यानी कि SO3H को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। और वही अगर 165 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दे देगा बिट्टा, यानी कि बिट्टा ग्रुप पे बिट्टा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड। ये जो हो गया आपका सल्फोनेशन। तो अब हम 4 नंबर पे देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा, ये जो है नैप्थलीन अल्काइल हैलाइड के साथ प्रेजेंस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और ये जो अल्काइल ग्रुप है जाके अटैक करेगा बीटा पोजीशन पे और ये आ जाएगा आपका बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और HCl दे देगा। ठीक है, यानी कि RHX दे देगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसका एग्जांपल में देखते हैं, नैप्थलीन जो इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये दे रहा है 2 इथाइल नैप्थलीन। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, तो ये दे रहा है 2 प्रोपाइल नैप्थलीन। अब देखते हैं 5th नंबर में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइल ग्रुप जाके ऐड होगा, यानी कि नैप्थलीन रिएक्ट करेगा एसिटाइल क्लोराइड और या इसको हम बेंजोइल क्लोराइड भी इसमें ऐड कर सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड प्रेजेंस में। और CH2 सॉल्वेंट यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिएक्ट करेगा तो ये देगा अल्फा एसिटाइल नैप्थलीन। अगर उसी में हम अगर नाइट्रोबेंजीन ऐड करते हैं, उसी में अगर नाइट्रोबेंजीन और 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये देगा बीटा एसिटाइल नैप्थलीन। ये हो गया आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ नैप्थलीन, यानी कि नैप्थलीन का मेडिसिनल यूजेस देखते हैं। नैप्थलीन कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए नैप्थलीन जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने इसको देखा होगा, टॉयलेट वगैरह में, टॉयलेट में ये रखा होता है कि ज़्यादा ये जो दुर्गंध होता है टॉयलेट का वो कम करता है। तो हम इसको यूजेस में देखते हैं। नैप्थलीन यानी कि ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ मोथ बल्ब्स बनाने में यूज़ होता है, जो कि कपड़ा वगैरह को मोथ से बचाने में मदद करता है। और ये अभी जो है ये पारा डाइक्लोरोबेंजीन से रिप्लेस हो गया है, क्योंकि पारा डाइक्लोरोबेंजीन का लेस ऑब्नॉक्सियस ऑर्डर होता है। ये मोथ्स को मारते हैं और साथ साथ कॉकरोच को मारते हैं और ज़्यादा यूजफुल है वॉशरूम में। और पैथालिक एनहाइड्राइड का प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखें, ये पैथालिक एनहाइड बन रहा था नैप्थलीन से, तो उसको प्रोडक्शन में यूज़ होता है। टैनिंग एजेंट प्रयोग बनाने में मदद करता है, इंसेक्टिसाइड बनाने में मदद करता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एक्सप्लोसिव सिंथेटिक रेजाइन बनाने में ये नैप्थलीन यूज होता है, इंसेक्टिसाइड बनाने। इसका जो सल्फोनेटेड नैप्थलीन जो होता है वो सरफेक्टेंट यानी कि सरफेस टेंशन कम होता है, यानी कि सोप वगैरह होता है, सोप में बनाने में प्रयोग होता है। नैप्थलीन जो है पॉलीथाइलिन यानी कि प्लास्टिक का बियर बोतल होता है वो भी बनाने में प्रयोग होता है। और साथ साथ ये जो है वेटनरी मेडिसिन डस्टिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है। और वर्मिसाइड यानी कि जो इंटेस्टाइनल एरिया में जो होता है वर्म्स होता है, वर्म्स को मारने में वर्म्स को मारने की दवा बनाने में ये प्रयोग होता है। और उसके साथ साथ नैप्थलीन जो है वो कफ को ठीक करता है, यूरिन इन्फेक्शन, आई ट्रबल और फीवर सबको ठीक करता है। तो आज हमने कंप्लीट पढ़ी नैप्थलीन का सिंथेसिस, रिएक्शन और मेडिसिनल यूजेस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो नोट्स
टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू।